नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की क्या का यूज है। 5 टॉपिक्स है, कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, ठीक है। पहला तो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में कि इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो आप बायो फार्मास्यूटिकल्स का, जो ड्रग्स है या बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो बाय यूजिंग जीएमओ। कौन कौन से यूज कर सकते हो? बैक्टीरिया, यीस्ट, प्लांट और एनिमल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। कहाँ क्या एप्लीकेशन है? एक तो है थेरापेटिक्स में, थेरापेटिक्स पता ही है, ट्रीटमेंट में हम डिजीज मेडिसिन में बात करें, डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स की बात करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करेंगे, जैसे विटामिन ए वाला कौन सा? गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टमाटो, बीटी कॉटन, ठीक है। वुड प्रोसेसिंग में बात करेंगे, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन टर्म पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हो। अगर इसमें एक और टर्म आती है फाइटो रेमिडिएशन, प्लांट्स को अगर यूज करते हो तो वेस्ट रिमूवल के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। 3 क्रिटिकल एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से? पहला तो हमें क्या ढूंढना है? बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढना है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत बढ़ा देता है। डिफरेंस आपने कार्बनिक एनहाइड्रेज वाला पढ़ा ही होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो आइदर वो माइक्रोब्स की फॉर्म में हो सकता है या फिर मिलने वाली प्रोटीन को आइसोलेट करके प्योर एंजाइम की फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए, हर एक एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सके और कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में मतलब सेपरेशन टेक्निक्स या फिर जो आइसोलेशन टेक्निक्स है, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, वो कितनी बेटर होगी। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट आपने बना लिया पर सेपरेशन टेक्निक आपकी अच्छी नहीं है, ओवरऑल यील्ड बहुत कम हो गई, तो सेपरेशन टेक्निक्स में जितना ज़्यादा सेपरेशन कर पाएंगे फाइनल यील्ड उतनी ज़्यादा निकाल पाएंगे आप। तो ये तीनों स्टेप्स पे हम काम कर रहे हैं। ओवरऑल चैप्टर में 5 टॉपिक्स है, 5वां टॉपिक इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। 4 तो ये दे रखे हैं, 5वां बीच में जो ऐड किया गया दैट इज टिश्यू कल्चर। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज, और लास्ट में हम किसकी बात करेंगे? टिश्यू कल्चर की। यहाँ से जनरली क्वेश्चन जो आता है बीटी कॉटन, आरएनएआई, ये पूछ लेते हैं। डायग्नोस्टिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ से ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे तो फुल फॉर्म वगैरह ही पूछी जाती है, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। पहला है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन पता है, प्लांट्स के या फिर जो फूड का प्रोडक्शन है वो प्लांट बेस्ड फूड की हम बात करें तो उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। कौन सा फील्ड, कौन सा प्रोग्राम था इनका? लैब टू फील्ड, लैब टू लैंड वाला जो है, हाँ, टॉप कैफेटेरिया, ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से फूड प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा? ट्रिपल हो गया। मेन रीजन क्या कहते हैं? बेटर यील्डिंग वैरायटी यूज की थी हमने और बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एग्रोकेमिकल्स। मेजर कॉज क्या था? एग्रोकेमिकल्स या प्रैक्टिसेस हमने इंप्रूव की थी। बेटर यील्डिंग वैरायटी का भी थोड़ा सा रोल था, बट 3 गुना से ज्यादा नहीं कर सकते और पॉपुलेशन तो लगातार एक्सपांड कर रही थी। पार्टली और मेजर रोल किसका था ये याद रखना, एग्रोकेमिकल्स का। पर एग्रोकेमिकल्स क्या थे? टॉक्सिक है ह्यूमन के लिए भी और एक्सपेंसिव थे। इंडिया जैसी कंट्री में वो एक्सपेंसिव भी काफी लग रहे थे। एग्रीकल्चर के 3 मेथड है, कौन कौन से? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये दोनों अलग अलग होती है, मैं बहुत बार बता चुका, इसके हिसाब से आंसर देने होते हैं, ठीक है। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है? यील्ड अच्छी आती है पर टॉक्सिक है। ऑर्गेनिक में नॉन टॉक्सिक है पर यील्ड कम है, ठीक है, एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो वो बेटर ऑप्शन क्या बचा आपके पास? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या टेलर मेड प्लांट्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स की हम बात करते हैं। कुछ एडवांटेज दे रखे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? पहला तो मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि एबायोटिक कंडीशंस को ज़्यादा टॉलरेट कर सके, चाहे वो कोल्ड हो, ड्रॉट हो, सॉल्ट हो या हीट हो। इसके अलावा रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंस को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस, कि आप जब फसल निकाल ली उसके बाद जो लॉसेस है उसको कम करें। जैसे एक बात करेंगे हम किसकी? फ्लेवर सेवर टमाटो की। और इंक्रीज एफिशिएंसी, ये याद रखना, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, कि धीरे धीरे यूज कर रहा है, यूज करने की एफिशिएंसी को क्या कर रहे हैं हम? बढ़ा रहे हैं ताकि सॉइल से वो चीज़ें खत्म ना हो।
इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जैसे गोल्डन राइस, विटामिन ए वगैरह की बात करें, और आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की उस तरीके का प्लांट हम डिज़ाइन करके उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी सुक्रोज चाहिए प्लांट में ज़्यादा, तो इस तरह के पाथवेज को या फिर इस तरह के प्लांट्स को हम उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं फ्यूल वगैरह के लिए। ठीक है, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस, क्या क्या याद रखना है? बीटी क्या बना रहे बच्चा? बायो इंसेक्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड्स। प्रोड्यूस क्या करता है? बीटी टॉक्सिन कैसा है? एंडोटॉक्सिन है। किस फॉर्म में मिलता है? इनएक्टिव फॉर्म में या प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। इंसेक्ट के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है एक्टिव फॉर्म में। कैसे काम करेगा? बीटी जीन क्लोनिंग वगैरह कर लोगे तो बताने की जरूरत नहीं है। बीटी में और कौन कौन से बनाई है ये भी याद रखना। कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन। बीटी कॉटन की अगर हम बात करें तो एक तो स्टेटमेंट ये याद रखना कि बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, थ्रू आउट द लाइफ नहीं करता है। स्टेटमेंट में आ सकता है क्योंकि कई बार ये ध्यान नहीं दिया जाता। ये क्या करता है? पर्टिकुलर फेज में क्या करता है? बनाता है। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं बनाएगा। क्रिस्टल किसके होंगे? टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के होंगे। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस? क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है। कब कन्वर्ट होता है? गट में। किस पीएच में? यही तो करना था, एल्कलाइन पीएच। बच्चा एसिडिक नहीं होती। कौन सी पीएच में? जनरली इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं ना, इंटेस्टाइन में कैसी पीएच होती है? एल्कलाइन पीएच होती है। याद रखना, यही पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और हर जगह यही बात की गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पूछा जा सकता है। थ्रू आउट द लाइफ नहीं बनाता, पर्टिकुलर फेज में बनाता है। और एल्कलाइन पीएच में क्या होगा? क्रिस्टल्स जो है टेस्ट में है, बाकी वैसे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? एल्कलाइन जो क्रिस्टल्स है वो क्या करेंगे? घुल जाएंगे। घुल जाएंगे तो क्या करेंगे? मिडगट में पोर कर देंगे। पोर करेंगे तो सेल स्वेल कर जाएगी, और मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में, ये भी याद रखना, कहाँ कर रहे हैं? मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में पोर क्रिएट करेंगे, सेल लाइसिस हो जाएगा, मर जाएगा। चॉइस ऑफ बीटी जीन डिपेंड ऑन क्रॉप और पेस्ट। 3 ग्रुप, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। डिप्टेरन्स में तो क्या आता है पता ही है, फ्लाइज और मॉस्किटोज। कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स, और लेपिडोप्टेरन्स में टबैको बडवर्म और आर्मी वर्म्स। बीटी जीन क्राई प्रोटीन बनाते हैं, इन जीन को क्राई जीन बोलते हैं। कौन कौन से जीन? क्राई 1 AC, क्राई 2 AB कॉटन के लिए, क्राई 1 AB फॉर कॉर्न। ये याद आ जाएगा। क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये भी 2-3 बार पूछा गया। बहुत सारे क्वेश्चन है इस बीटी वाले से। ये दिख रहा है डायग्राम एनसीईआरटी का, पुराने एडिशंस में तो क्लियर नहीं है, नए एडिशंस में काफी क्लियर डायग्राम है। ये देखो खराब हो रखा है। और ये कॉटन, कॉटन फील्ड देखे तुम लोगों ने कभी? कॉटन फील्ड देखे होंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट देखे होंगे। तो ये जब नहीं इसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो ये ऐसे सड़ जाएगा पूरा, कॉटन लगेगा ही नहीं। दूसरा है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है? एक प्रॉब्लम है, रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस, लो विजन। डेफिशिएंसी किसकी वजह से? विटामिन ए की वजह से। तो हम क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन एक प्लांट लिया है, डैफोडिल प्लांट। ये तो वो उसके लिए बताने के लिए कि टोटोमेरिज्म, जैसे नाजा नाजा एनिमल्स में अलाउ होते हैं, प्लांट्स में इस तरह के अलाउ नहीं, पर इसका नाम क्या है? नार्सिकस शूडो। तो ये अलाउ है, सेम नहीं है ना, सेम नाम नहीं यूज कर सकते प्लांट्स में, बॉटनी में, लिविंग वर्ड में पढ़ा होगा ना कहीं पे। तो इसमें क्या होता है? 2 चीजें याद रखना। एक तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन से बचा वो किससे है? इस डैफोडिल प्लांट से ही है। बट आपको एक और बैक्टीरिया भी याद रखना है, इरविनिया। इन दोनों के जीन निकाल के, जीन विन तो नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा। डैफोडिल प्लांट से जीन निकाला, डैफोडिल जीन निकाला है जो कि है फाइटोइन सिंथेस जीन है। फाइटोइन सिंथेस जीन है जो चाहिए बीटा कैरोटीन के लिए, और दूसरा है फाइटोइन डीसैचुरेट, ये भी चाहिए होता है। डीसैचुरेट जो है वो भी चाहिए होता है। तो ये दोनों जीन्स चाहिए होते हैं किसके लिए? बीटा कैरोटीन के लिए। तो इन दोनों जीन को निकाल के हमने क्या किया? राइस में इंकॉर्पोरेट कर दिया। तो राइस में क्या होगा? बीटा कैरोटीन ज्यादा हो जाएगा। बीटा कैरोटीन ज्यादा हो जाएगा तो बीटा कैरोटीन किस कलर का है? ऑरेंज कलर का। तो नाम क्या दिया? गोल्डन राइस, गोल्डन कलर आ जाएगा। बीटा कैरोटीन बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। हाँ, नहीं वैसे यूज नहीं करते।
फूड के लिए हम नहीं करते। फ्लेवर सेवर टमाटो, टमाटो के साथ फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत थी तो क्या होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ टमाटो है। क्यों है, पॉली गैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम होता है, पीजी एंजाइम होता है, जो क्या करता है पैक्टिन को डिग्रेड कर देगा, तो सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी, तो फ्रूट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस एंजाइम को, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। याद रखना फ्लेवर सेवर टमाटो एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, पर पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, 2 के 1 क्वेश्चन है। तो ये क्या यूज करते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देंगे ताकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाए और प्रोटीन प्रोटेक्शन को रोक सके। तो हम क्या करेंगे, जीन मैनिपुलेशन से पीजी एंजाइम की प्रोडक्शन को कम कर देंगे। पीजी एंजाइम प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो पैक्टिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, वो हार्ड बना रहेगा। ठीक है, टेक्निक इज एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। कैसे करेंगे, नॉर्मल प्रोसेस है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसके लिए हमने क्या बना दिया है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कैसा होगा, एंटीसेंस। सेंस से तो आपका डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसके अगेंस्ट बना देंगे, दैट इज नोन एज एंटीसेंस। तो इसके साथ बाइंड कर जाएगा और ये आगे नहीं जाएगा। क्लियर, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये हमने आर्टिफिशियली इसका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करके आर्टिफिशियली डिजाइन कर लिया, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया, कॉम्प्लीमेंट्री डिजाइन किया तो इसके साथ बाइंड, वो हमने बनाया, वो लैब में बनाया है। फिर हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, कौन सा, मैडोगाइने इनकॉग्निटा या इनकॉग्निशिया। ठीक है, डिजीज कौन सी करता है, रूट नॉट डिजीज, जिसकी वजह से क्या होगा, गांठें हो जाएगी, तो रील जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी। इसके लिए टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, आरएनए आई। इससे क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, ट्रांसपोजोन्स वाला, अभी टेस्ट में दिया था ना, एक पिछले टेस्ट में, इससे पहले ट्रांसपोजोन्स वाला एक क्वेश्चन दिया था। आरएनए इंटरफेरेंस किस में मिलता है, पहली चीज तो याद रखना है, सारी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस अगेंस्ट आरएनए वायरसेस और ट्रांसपोजोन्स के अगेंस्ट। डिस्कवरी एंड्रयू फायर और क्रेग मेलो ने की थी, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। जीन साइलेंसिंग टेक्निक है, जीन साइलेंसिंग टेक्निक एक और बड़ी एंटीसेंस आरएनए वाली। कर क्या रहे हैं, ये नॉर्मल जैसे प्रोसेस है कि नॉर्मल प्रोसेस है, डीएनए है, एमआरएनए बन, एचएनआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, निमेटोड का इन्फेक्शन होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये डीएनए लिया और इससे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाए, सेंस और एंटीसेंस दोनों बनाए, जो कि क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ये बना के बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली इसको यूज किया है। आरएनए टेक्निक किस पे बेस्ड है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए आई किस पे बेस्ड है, डबल सिंगल, नोट्स चेक करो। अभी पीछे टेस्ट में ही पूछा, लिखा है, क्या लिखा है, और क्यू, सिंगल स्टैंडर्ड क्यू नहीं, डबल स्टैंडर्ड क्यू, तो डबल तो क्यू, डबल क्यू, सिंगल तो सिंगल क्यू। हाँ, यही तो लॉजिक पूछ रहा हूँ मैं कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, सर डबल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, सर मतलब जब इसमें डाल देंगे तो अपन डाल तो डबल स्टैंडर्ड ये निमेटोड से लिए, बताओ, सारे यूकेरियोटिक में होगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन आए, ये पूछा है ना कई बार, मॉड्यूल है, पीआईक्यू में भी क्वेश्चन होगा, कई बार पूछा है, तो वो हाँ, तो वहाँ से कहाँ वो किस लॉजिक के साथ करते हैं वो पता है क्या, वो हम सर जब सेल में इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तब अपन डबल स्टैंडर्ड
निमेटोड का इन्फेक्शन हुआ, निमेटोड के इन्फेक्शन की बात करें, एचएनआरएनए से एमआरएनए आया, यहां आया, ये जब आया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड क्या होगा, तब एक्टिवेट होगा, तब ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड में। और ये सिंगल स्टैंडर्ड कुछ प्रोटीन के साथ मिलके इसके साथ बाइंड कर जाता है। तो स्टार्ट कहां से मानेंगे, यहां से मानेंगे। अब हमने क्या किया, नेचुरली हमारी बॉडी में भी ये बन के तैयार रहते हैं, बट जो ही आपको लगता है कि वायरस इन्फेक्शन हुआ, ये टूट जाता है। ये मतलब बेसिकली स्प्लिट करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और कुछ प्रोटीन। प्रोटीन में कौन से याद रखेंगे, एर्गोनॉट प्रोटीन्स की बात करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज नोन एज रिस्क आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ सर अपन ने ये दो मतलब अपन ने नेमेटोड से ये दोनों डीएनए निकाले क्या? हाँ, फिर से नेमेटोड का डीएनए तो सेम ही होगा ना, अलग-अलग कैसे होगा? कैसी बात कर रहे हो, सीक्वेंस तो अलग अलग होगा ना, पार्ट निकाले हैं, अच्छा उसके पार्ट्स तो निकाल सकते हैं ना, दो स्ट्रैंड से। हाँ हमने पहले सिर्फ नेमेटोड का डीएनए निकाला और लैब में पहले एक स्ट्रैंड को कॉपी कराया, फिर दूसरे को कराया, इससे आरएनए दो अलग-अलग हो गए। हाँ, तो दोनों आरएनए को प्लान में डाल दिया तो अपने आप जुड़ जाएंगे को। हाँ, लैब के लिए तो मना किया। ये दोनों नेचुरली उसमें भी तो कॉपी करेंगे। ये प्रोसेस मिलता कहाँ है, नेचुरली हमारी हर सेल में है, हर सेल में अपने आप हो रहा है। निमेटोड में तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं डिजीज के रेफरेंस में पर्टिकुलरली। उसमें तो सिर्फ एक ही बनता होगा ना। क्यों, हम निमेटोड का डीएनए लेके इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो यही बनाए, दोनों ही बनाए। सिंगल बनाएगा तो काम ही नहीं होगा ना, आपको दोनों बनाने पड़ेंगे। सिंगल बनाएगा तो फिर तो इन्फेक्शन ही कॉज कर जाएगा ना। मतलब इसको भी करवाते हैं। हाँ, इसको भी आर्टिफिशियली थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सर ये चीज़ मुझे अभी क्लियर नहीं हुई कि ये क्लास के बाद बता दूंगा बच्चों, ठीक है। ये समझ में आया। ये देखो, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें क्या बता रखा है, ये आपका क्या बोल रखा है, होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्टैंडर्ड ट्रिगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट निमेटोड। डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। रूट ऑफ ए टिपिकल कंट्रोल प्लांट, टिपिकल कंट्रोल प्लांट जिसमें आप देख रहे हो कि इन्फेक्शन नॉर्मली हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो यील्ड बढ़ जाएगी। डिजीज कौन सी है, रूट नॉट डिजीज, ठीक है। एमआईआरएनए ये दो तरीके लिखवा है, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं। एक चीज और याद रखना इसमें कि सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं या फिर ट्रांसपोजन हो सकते हैं। जिनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचा रहा है उन्हीं को आप एज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए ले सकते हो ना, उन्हीं का आरएनए लेंगे तभी तो उसी के साथ बाइंड करेगा। तो इन दोनों के अगेंस्ट ही डेवलप हुआ है हमारे पास मैकेनिज्म। हमने क्या बात की, मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट आरएनए वायरसेस और मोबिलिटी ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। और सर ट्रांसपोजोन्स किसके नेमेटोड के? किसी भी के भी हो सकते हैं, और सारी यूकेरियोटिक सेल्स में हमारे भी हो सकते हैं। हाँ, उस पर्टिकुलर केस में हम बात नहीं कर रहे, वो तो उसमें तो हमने क्या, हाँ उसको निमेटोड के रेफरेंस में ले सकते हो, बाकी इन जनरल हमारी सारी यूकेरियोटिक सेल्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरसेस और ट्रांसपोजोन्स की बात कर सकते हैं। फिर मेडिसिन में बात की है, रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स आपको पता है वर्ल्ड वाइड कितनी, 30, इंडिया में 12। इंडिया में नंबर बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में भी नंबर बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है जो एनसीईआरटी में है वो याद रखना। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन की डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, इनसफिशिएंट इंसुलिन होगा तो क्या करेंगे, पहला क्या ऑप्शन लाया था, पिग वगैरह के, स्लॉटर पिग वगैरह के लो, पर उसमें क्या हो रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यूज़ करना स्टार्ट किया। जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन की बात करें तो ये आपका नेचुरल इंसुलिन, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन, ठीक है। प्रो इंसुलिन में क्या होता है, सी पेप्टाइड होता है। कितने अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में, मैच्योर में 51, ए पेप्टाइड में 21, बी में 30 और सी में 33। ये हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया है जब प्रोसेसिंग होती है। अब मैच्योर में प्रो इंसुलिन नहीं हो, सॉरी मैच्योर में क्या होता है, फ्री सी पेप्टाइड होता है। आप ब्लड में देख सकते हो सी पेप्टाइड को चेक करके कि ये प्रोसेस ढंग से चल रहा है या नहीं कर रहा। जो चेक करते हैं ना कि इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा, कौन से टाइप का, तो वहाँ पे फ्री सी पेप्टाइड को चेक कर लेते हैं, ठीक है। दिक्कत क्या थी, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, देख के जानना कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन कर रखी है, पूछ लेते कई बार। ऑरली दे सकते हैं क्या, इसी साल का क्वेश्चन है, नहीं इससे साल या उससे पिछले साल पूछा गया है कि इंसुलिन ऑरली दे सकते हैं, मेरे ख्याल से नीट में क्वेश्चन है ना, हाँ इस साल है या इसी साल होगा शायद,
25 में है ना, हाँ 25 में क्वेश्चन है ना कि क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोटीन है, ऑरली लोगे तो पेट जो आपका स्टोमक है वो क्या करेगा, उसको डिग्रेड कर देगा। 1853 में, सॉरी 1983, ठीक है, ईयर्स याद करके जाना है, ठीक है। 1983 कंपनी एली लिली, कहा कि अमेरिकन, उसने क्या किया, दोनों को अलग अलग बनाया और बाद में लैब में सी पेप्टाइड को अटैच कर दिया, ठीक है। सी को क्या अटैच किया, एबी को अटैच किया, ए बी को अटैच किया। उसने क्या किया, लैब में ए अलग बनाया, बी अलग बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारी बॉडी में, या फिर आप अगर जैसे इस क्वेश्चन को वैसे देखो जो हम बात कर रहे थे कि अगर इंसुलिन का पूरा जीन डाल दो तो वो क्या बना के देगा आपको, ABC बना के देगा, सी रहेगा, और सी रहेगा तो वो आपकी बॉडी में काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे करोगे फिर, तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, सीधा मैच्योर फॉर्म में बनाया, दैट इज ए अलग बनाओ, बी अलग बनाओ और दोनों को जोड़ दो। तो ये तो मैंने ई कोलाई में डाला इसलिए पर प्रोसेसिंग नहीं कर पाया क्योंकि उसमें स्प्लाइसिंग का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। हाँ उसीलिए और अगर सिर्फ अपन ये किसी यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म वगैरह में हैंडलिंग मुश्किल पड़ जाती है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फिर हैंडलिंग वगैरह आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। जीन थेरेपी की बात करें, डिफेक्टिव जीन के लिए डिजीजेस SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यूज करेंगे। इसका एक टाइप है कौन सा, ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। डिऑक्सी एडेनोसिन जो होता है वो डिऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में इस एंजाइम ADA की वजह से। ये क्या है, टॉक्सिक है, किसके लिए, लिम्फोसाइट्स के लिए। लिम्फोसाइट्स नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। तो ADA जीन नॉन फंक्शनल होगा तो ADA की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ADA की डेफिशिएंसी होगी तो जो आपका डिऑक्सी एडेनोसिन है वो डिऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। डिऑक्सी एडेनोसिन जो है वो डिऑक्सी आइनोसिन में कन्वर्ट अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी, ये इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा बॉडी में और लिम्फोसाइट्स का नंबर कम होता जाएगा। तो इसके लिए 3 ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और जीन थेरेपी। अगर हम बात करें, ये दोनों कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, टेम्परेरी क्योर है, ठीक है। जीन थेरेपी भी परमानेंट नहीं है, बस कब परमानेंट होगी, जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे, ठीक है। जीन थेरेपी कब की गई थी, 1990 में, 4 साल की 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे की गई थी। डिजीज इज ADA डेफिशिएंसी, जीन क्या हुआ था, डिलीट हो गया था। क्या किया हमने, पेशेंट की लिम्फोसाइट आइसोलेट की, कल्चर में ग्रोथ की, लिम्फोसाइट्स में ADA जीन कैसा है, नॉन फंक्शनल। एक हेल्दी इंडिविजुअल से ADA जीन आइसोलेट किया, mRNA बनाया, mRNA से cDNA क्यों बनाते समझ में आ गया, ताकि, और वेक्टर में, वेक्टर कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, रेट्रोवायरस। एनिमल सेल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं, रेट्रोवायरस। इंसर्ट किया, लिम्फोसाइट्स में ADA जीन फंक्शनल है, इसको पेशेंट में ट्रांसफर कर दिया, पर लिम्फोसाइट्स एक टाइम के बाद मर जाती है। तो अगर हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो क्या होगा, वो हर सेल में चला जाएगा, स्टेम सेल में आएगा, स्टेम सेल में जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बार बार रिसाइकिल होती जाएगी। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आप जो नॉर्मली ब्लड टेस्ट या सीरम टेस्ट या यूरिन टेस्ट की बात करते हो, उसमें क्या दिक्कत है कि शुरू में अमाउंट कम होता है। शुरू में जब अमाउंट कम होगा तो डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट और दूसरा टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो हमने क्या किया, डिजीज के सिम्टम्स आने में तो टाइम लगेगा, सिम्टम्स आने तक तो क्या होती है, कंडीशंस खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस के लिए PCR, ELISA और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में ऑटो रेडियोग्राफी यूज कर सकते हैं। PCR अभी पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेना। एक तो यूज टू डिटेक्ट HIV इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स, HIV के लिए ELISA यूज करते हैं, PCR यूज कर सकते हैं, और वेस्टर्न ब्लोटिंग कंफर्मेशन के लिए यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कोविड-19 में क्या था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ELISA, आपको पता है ELISA में क्या बात करते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंटीजन, कॉमनली यूज टेस्ट फॉर एड्स, ठीक है। ELISA डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, सैंडविच हो सकता है। ये हमने बात की डायरेक्ट में, तो क्या करेंगे, सीधा एंटीजन या एंटीबॉडी का इंटरेक्शन करवा के देखेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडीज यूज करेंगे। एंजाइम लिंक का मतलब समझा दिया था, वो एंजाइम होगा जो क्या किसी के साथ लिंक होगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जब डालोगे तो वो कलर देगा। इसके अलावा जो है ऑटो रेडियोग्राफी, इसमें प्रोब क्या होता है, प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, जो कि किसके साथ टैग है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग है, ठीक है। अब क्लोनिंग करेंगे, प्रोब को अलाउ करेंगे। अब देखो होता क्या है, जहां म्यूटेशन हुआ, जहां पे जीन नॉर्मल है वहां पे तो क्या होगा, प्रोब उसका कॉम्प्लीमेंट्री है,
उसके साथ बाइंड कर जाएगा तो आपको फिल्म पे दिखाई देगा। पर जहां पे क्लोन किया आपने और म्यूटेशन हो रखा है, म्यूटेशन हो रखा है तो प्रोब वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही नहीं है, तो प्रोब वहां पे बाइंड नहीं करेगा, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे वहां पे कुछ भी नहीं आएगा। ये टेस्ट में पूछा था मैंने, लास्ट टेस्ट में पूछा था एक क्वेश्चन। इसके अलावा एप्लीकेशन क्या है, म्यूटेशन डिटेक्शन और कैंसर जीन के डिटेक्शन। इसके अलावा हमने बात की ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या याद रखना है, जिनमें जीन मैनिपुलेट कर रखा है, क्या क्या बना रखे हैं, रैट, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिश, इसके अलावा बहुत सारी चीजें बना रखी है। जो सिंपल क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, माइस। मैक्सिमम क्या है, माइस है लगभग 95%, क्योंकि इजी हैंडलिंग है, आप सिमिलरिटी बढ़िया है और इजी हैंडलिंग है, सेक्रीफाइस करना इजी है। बेनिफिट्स क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में काम आता है, स्टडी ऑफ डिजीज में काम आता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इसमें सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो दोनों नाम, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन और अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। देखो कुछ कीवर्ड्स बता देता हूँ, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, स्पेशली डिज़ाइन करते हैं किस चीज़ के लिए, हम किसी फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, कैसे काम कर रहा है, कोई स्विच है तो उसको ऑन ऑफ करके देख लेंगे कि कौन सा स्विच किसके लिए काम कर रहा है। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के लिए बात कर रखी है यहाँ पे, इसका जीन इंट्रोड्यूस करके देख लेंगे कि कैसे काम कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज। डिजीज के लिए कौन कौन से डिजीज के लिए मॉडल्स है। अब देखो मॉडल्स बहुत सारी डिजीज के लिए बना रखी है हमने एट प्रेजेंट। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बना के उसमें वो जीन हटा देते हैं ताकि वो डिजीज कॉज हो, जैसे टीबी या और कौन सा पढ़ा तुम लोग, कैंसर में कौन सा पढ़ाया तुम लोगों को, कैंसर में कौन सा पढ़ाया, कौन सा जीन बताया, कोई जीन, कोई तो जीन बताया, हाँ P53 बताया था। अब मुझे कैंसर स्टडी करना है तो मैं अगर P53 ऑफ कर दूं तो काम चल जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, ये 4 नाम एनसीईआरटी मेंशन करती है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज के लिए है, पर ये चारों याद रखना। कई बार वो जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो एनसीईआरटी के रेफरेंस में आता है कि इनमें से कौन से के लिए अवेलेबल है। एक डिजीज इन 4 के अलावा कुछ और दे दी तो वो याद रखना। ये चारों नाम याद रखना, कौन कौन से, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। बोर्ड्स में क्वेश्चन आया, हाँ। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ये भी याद रखना, बोर्ड में भी पूछा जाता है, एप्लीकेशन वाला, थ्योरी वाला पार्ट है पूरा। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नॉर्मली बनाओगे तो एक्सपेंसिव होंगे, इसलिए हम क्या करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से बनाते हैं। को 2 प्रोडक्ट याद रखते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए, एम्फाइसीमा। इसके अलावा सिमिलर अटेम्प्ट किए गए हैं किसके लिए, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन किसमें मिला है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी, रोजी। कितना अमाउंट, 2.4 ग्राम पर लीटर। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, 1 या 2 नंबर में। नाम लिखो, उनके एप्लीकेशंस बताओ। रोजी पे भी आता है, रोजी पे बहुत क्वेश्चन, इस वाले पर्टिकुलरली इस चैप्टर में या तो बीटी कॉटन पूछेगा, आरएनए पूछेगा या फिर इंसुलिन पूछ लेगा, और ये चौथा क्वेश्चन। और नीट में 3-4 क्वेश्चन आते हैं कई बार, छोटा सा पार्ट है पर 3-4 क्वेश्चन हर एक सेगमेंट से आता है। इसके प्रोटीन कौन सी होगी, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, और ये न्यूट्रिशनली ज्यादा, ये भी ध्यान रखना। नेचुरल काउ मिल्क से कंपेयर कर रहा है, ह्यूमन मिल्क से कंपेयर या मदर मिल्क से कंपेयर नहीं किया गया है, ठीक है, ये ध्यान नहीं देते हैं हम, ठीक है। नेचुरल काउ मिल्क के कंपैरिजन में न्यूट्रिशनली ज्यादा होता है। वैक्सीन सेफ्टी में माइस की बात की गई है, पोलियो वैक्सीन की बात की गई, और ये बोल रखा है कि सक्सेसफुल करते हैं, एट प्रेजेंट हम माइस पे ही टेस्टिंग करते हैं। बट जैसे एनसीईआरटी में लिखा है कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, और अगर सही होंगे तो मंकी के यूज को कम कर देंगे, क्योंकि बड़े एनिमल्स पे यूज करना एथिकल इश्यूज थोड़े से जनरेट कर देता है। क्लियर। इसके अलावा केमिकल सेफ्टी में क्या याद रखना, ये जो जैसे आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि एनिमल क्रूरटी फ्री, जिन पे टेस्टिंग नहीं हो रखी, वो प्रोडक्ट्स की हम आजकल ज़्यादा बात करते हैं। इसमें याद रखना हम एनिमल्स को क्या करते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं। ये वाली लाइन बच्चा याद रखना, अभी मैं लिख के दे दूँ ना, लेस सेंसिटिव और ट्रू फॉल्स में आधे बच्चे गलत करके आएंगे, ठीक है। हम क्या करें, इनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं ताकि थोड़ी सी डोज में भी हमें साइड इफेक्ट पता चल सके। हमने इनकी सेंसिटिविटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि हमें ह्यूमन यूज के लिए
एक आइडिया लग जाए। तो ये याद रखना, दे आर एक्सपोज टू, उसके बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए एक्सपोज करते हैं, मोर सेंसिटिव बनाते हैं, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें एथिकल इश्यूज, 3 ग्राउंड पे बात करते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो उसकी मॉरलिटी कैसी है, मतलब वो हेल्प कर रहा है या हार्म कर रहा है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है भी या नहीं है, मतलब ये प्रोसेस काम करेगा भी या नहीं कर रहा, या फिर अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट की जब आप इनको आप इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या इकोसिस्टम को किस लेवल पे, क्योंकि मल्टी स्टेप्स पे इफेक्ट आ सकता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइजेशन सेट किया दैट इज नॉन एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। GEAC, दो वैलिडिटी ऑफ द GEAC रिसर्च, मतलब ये सही है या नहीं है, और सेफ्टी, अगर इनको इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में, याद रखना फूड के लिए हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, सिर्फ BT कॉटन या एग्रीकल्चर जो खाने में नहीं है उनको अलाउ कर रखा है, खाने वाली किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं हम इंडिया में, ठीक है। फिर पेटेंट और बायोपायरेसी वाला एक केस दे रखा है, 1997 की बात कर रखी है। तो बायोपायरेसी की डेफिनेशन देख लेना। बायोपायरेसी की डेफिनेशन क्या होती है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस by multinational companies and other organization without proper authorization from the countries and people concerned, without, अगर विद कर दो तो वो बायोपायरेसी नहीं है, आपसे परमिशन ली जाए, आपको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, दैट इज नॉट पायरेसी, दैट इज अलाउड, ठीक है। कीवर्ड क्या याद रखना है, ये दोनों विदाउट वाले स्टेटमेंट आ जाए ना तो आधे लोग वहीं तक पढ़ेंगे, 4 लाइन पढ़ेंगे फिर सही कराएंगे, ठीक है। राइस का जैसे इंडिया में बात की लगभग 2 लाख वैरायटीज के आसपास है, ठीक है, और बासमती की कितनी 27, किसके लिए फेमस है, अरोमा और फ्लेवर। बट एक यूएस कंपनी थी, कौन सी कंपनी का नाम तो छोड़ दो, राइस टेक वगैरह की हमने बात की थी, वहां पे सप्लीमेंट्री डाटा एक बार देख लेना इस चैप्टर का, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है सप्लीमेंट्री डाटा। 1997 में अमेरिकन कंपनी किसके थ्रू, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के थ्रू उसको पेटेंट मिल गया था। न्यू वैरायटी कैसे बनाई थी, न्यू वैरायटी ये भी याद रखना कि जो इंडियन बासमती है उसको किसके साथ क्रॉस कराया था, सेमी डार्क के साथ। और अदर एग्जांपल टर्मेरिक और नीम, इन दोनों की डिटेल दे रखी है कहाँ पे, सप्लीमेंट्री डाटा में। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेकेंड अमेंडमेंट, किसमें, इंडियन पेटेंट बिल में इमरजेंसी प्रोविजंस ऐड किए हैं कि इस तरह की कंडीशंस आती है तो हम क्या कर सके, जल्दी रेस्पॉन्स कर सके। तो सेकंड प्रोविजन की बात, सेकंड अमेंडमेंट की एनसीईआरटी में बात की है, थर्ड अमेंडमेंट हो चुका है, पर एनसीईआरटी अभी भी सेकंड पे है, तो सेकंड अमेंडमेंट याद रखना ताकि इमरजेंसी प्रोविजंस को हम देख सके कि इस तरह की। एक छोटा सा टॉपिक और है, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ ज़्यादा तो याद नहीं रखना, टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। पहली बात तो एक्सप्लांट पता है, प्लांट का वो पार्ट जिससे आप पूरा नया प्लांट बनाते हो, दैट इज नॉन एज एक्सप्लांट। टोटीपोटेंसी, कंप्लीट जनरेट करने की कैपेसिटी इज नॉन एज टोटीपोटेंसी। टिश्यू कल्चर, कोई भी एक्सप्लांट लो, उसको न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो कराओ, उससे नया पूरा प्लांट बनाओ लार्ज स्केल पर, दैट इज नॉन एज एक्सप्लांट। टेक्निक इज नॉन एज माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। कल्चर मीडिया में कार्बन सोर्स होना चाहिए, सुक्रोज यूज कर लेते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, विटामिन, अमीनो एसिड, PGR। ये क्वेश्चन याद रखना, AC रेशियो, AC इज ऑक्सीजन और साइटोकाइन। अगर हाई है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या होगा, रूट बनेगी, और साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट बनेगी। कैलस लेंगे, उसमें रूट और शूट इनिशिएशन करवाएंगे, छोटा सा प्लांट बना, उसको फिर हम क्या करेंगे, फील्ड में डाल देंगे, तो उससे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग thousands of plants through tissue culture in very short duration is called micro propagation. Soma clones, somatic clones, somatic cells लो तो ये क्या होंगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। All plant produced by micro propagation will be genetically identical to the original plant from which they were grown. इस तरह को क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल्स बोलेंगे, दे आर सोमा क्लोन्स। क्या काम आता है, अभी ये एग्जांपल जो एनसीईआरटी में उसी की बात कर हम याद रखेंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन शॉर्ट ड्यूरेशन, एग्जांपल दे रखा है टोमेटो, बनाना और एप्पल्स, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन कमर्शियल स्केल, टोमेटो, बनाना और एप्पल। सर मतलब अपन ने वो एक ही प्लांट का पार्ट लिया, उसको अपने एक्सप्लांट बोला, हाँ, उसी को जब ग्रो करवाया कैलस के फॉर्म में, और उससे जो सारे पौधे बने उस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन, हाँ उस प्रोसेस को, और जो बने वो सोमा क्लोन्स। हाँ बने जो सोमा क्लोन, और जो टेक्निक ओवरऑल है दैट इज, या फिर उस जो कॉन्सेप्ट है एज ए कॉन्सेप्ट दैट इज टिश्यू कल्चर।
और क्या होता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिजीज फ्री प्लांट। क्या यूज करेंगे उसके लिए, मेस्टेम यूज करेंगे। कौन सा, एपिकल एक्सिलरी, दोनों। मेस्टेम यूज करेंगे, दोनों यूज कर सकते हैं, एपिकल और एक्सिलरी। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायरस इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वायरस जितना जल्दी करेगा उससे पहले ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या बनाए हैं, बनाना, शुगर केन और पोटैटो। उसके अलावा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब, सोमा क्लोन का मतलब सोमेटिक क्लोन है, सेम है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो को मिक्स कर रहे हो। तो यहां हमने क्या किया, दो सेल्स लिए, जैसे एक टोमेटो और पोटैटो, उनकी सेल वॉल हटाओ, दोनों का प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करवा दो। ठीक है, सेल वॉल का डाइजेशन करवा के दोनों के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करा दो। अब तो इसमें क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, इसको ग्रो कराओगे तो इसको बोलेंगे न्यू प्लांट। ये क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड है। सोमा क्लोन इज आइडेंटिकल, हाइब्रिड में दोनों के कैरेक्टर्स है। टोमेटो और पोटैटो को मिला के क्या बनाया, पोमेटो। पोमेटो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कमर्शियल स्केल पे सक्सेसफुल नहीं है, ये चीज याद रखना। पोमेटो डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन, पर बनाया गया है, दैट इज टोमेटो और पोटैटो का मिक्सचर। ठीक है, अब बताओ इसमें से और कोई क्वेश्चन है तो।